वेलकम स्टूडेंट्स। तो आइए हम आगे करते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। सो द नेक्स्ट टर्म इज गुड्स। गुड्स क्या होते हैं? दीज आर द फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड। These are the physical items of trade which are purchased for the purpose of sale. जिन्हें आपने परचेज किया है बेचने के लिए। तो गुड्स क्या है? गुड्स वो चीजें हैं जिन्हें आप बेचने वाले हो अपने बिजनेस में। अब गुड्स ना हर किसी के लिए अलग अलग हो सकते हैं। गुड्स का नेचर क्या है? गुड्स कैसे पता चलेंगे कि वो आपके लिए गुड्स हैं या एसेट्स हैं? नेचर क्या होगा उनका कि उसका पर्पस क्या है। अगर तो आपने कोई चीज ली है सिर्फ और सिर्फ बेचने के लिए तो वो होंगे गुड्स। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मेरी एक मोबाइल की शॉप है, तो मोबाइल मेरे लिए क्या हुआ? मोबाइल मेरे लिए गुड्स हुए। अब मेरी मोबाइल की शॉप नहीं है पर मैंने मोबाइल परचेज किया है किसी भी मतलब उसके फंक्शंस को यूज करने के लिए, तो वो मेरे लिए क्या हो गया? उस कंडीशन में वो मेरे लिए एसेट होगा। पर अगर मैंने मोबाइल परचेज किए हैं सेल आउट करने के लिए और मेरी मोबाइल की शॉप है तो उस कंडीशन में मोबाइल होगा मेरे लिए गुड्स। नेक्स्ट टर्म इज स्टॉक। नाउ व्हाट इज स्टॉक? स्टॉक इट इज अ टेंजिबल एसेट जिसे आप टच कर सकते हो, जैसे कि ये मार्कर, इसको मैं टच कर सकता हूं। एसेट्स हेल्ड बाय अ बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ सेल। यहां पे भी पर्पस क्या है? सेल ही है। इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब नॉर्मल सिचुएशन है, मतलब जो मेरा जिस चीज का मेरा बिजनेस है, एज्यूम टू बी मेरी स्टेशनरी की शॉप है और स्टेशनरी में ये भी क्या है? एक स्टेशनरी आइटम है, तो ये मेरे लिए क्या होंगी? ये गुड्स होंगी। और इसे में इसका जो कलेक्टिव चीज होगी, अगर मैंने इसके 500 मार्कर्स परचेज कर लिए बेचने के लिए तो 500 मार्कर्स कंबाइनली क्या होंगे? वो मेरे लिए होंगे स्टॉक। और ये इंडिविजुअली मेरे लिए क्या है? ये है गुड्स। आगे, और यूजिंग इट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, या फिर मैंने कहीं से रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, रॉ मटेरियल कंबाइनली परचेज करूंगा, वो मेरे लिए स्टॉक होगा बिकॉज उसके ऊपर मैं अपने मशीन्स के अंदर उसे लगाकर कुछ एक फिनिश गुड्स बनाऊंगा। फॉर और यूजिंग इट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, इट मे बी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक इज दैट स्टॉक जो आपके पास साल की स्टार्टिंग में पड़ा है, इन द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर। और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? इट इज इन द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज अकाउंटिंग ईयर? नाउ अकाउंटिंग ईयर इज अ टेन्योर ऑफ 12 मंथ्स। तो यहां पे दो तरह के अकाउंटिंग ईयर्स होते हैं। एक तो होता है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर जैसे आपका कैलेंडर होता है वो वैसे ही चलता है फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। पर जब हम अकाउंटिंग ईयर की बात करते हैं ये होता है हमारा फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो 1 अप्रैल को जो मेरे पास स्टॉक होगा, 1 अप्रैल को जो मेरे पास स्टॉक होगा उसे बोलूंगा ओपनिंग स्टॉक। 31 मार्च को जो मेरे पास स्टॉक होगा उसे मैं बोलूंगा क्लोजिंग स्टॉक। अब यहां पे एक चीज समझो, लेट्स टेक एग्जांपल 2017-18 एंड 2018-19। अब 31/3/18 को जो मेरे पास स्टॉक होगा वो तो क्लोजिंग हुआ। किसके लिए? कौन से ईयर के लिए? इस ईयर के लिए वो क्लोजिंग हुआ। नेक्स्ट ईयर में यही जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर मतलब 1/4/18 को वो ओपनिंग बन जाएगा। ऐसा क्यों? बिकॉज अगर क्लोजिंग के टाइम पर हमारे पास ये मार्कर्स पड़े हैं तो नेक्स्ट डे तक मैं उसे गेट थोड़ी दूंगा कहीं पे, उसे मैं कहीं पे वेस्टेज थोड़ी मैं उसकी करूंगा। नेक्स्ट ईयर भी तो मैं उसे बेचूंगा ये चीज। तो ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ स्टॉक। स्टॉक के क्या क्या काइंड्स हैं? फर्स्ट इज स्टॉक ऑफ गुड्स, मतलब जिन्हें आपने बेचने के लिए वो भी क्या है? आपके स्टॉक ही है। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मतलब जिसके ऊपर आपने अपने कन्वर्जन लगानी है, मतलब जिसको आपने भी कन्वर्ट करना है फिनिश गुड्स के अंदर। नेक्स्ट इज वर्क इन प्रोग्रेस। अब कोई ऐसा भी पॉसिबल है कि जो मेरा ये 31/3 को कुछ स्टॉक मेरा फैक्ट्री में ही था, मतलब वो मशीन्स के अंदर ही है, तो अब मैं उसे खत्म तो नहीं करूंगा, तो उसे मैं क्या बोलूंगा? वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब जो भी रॉ मटेरियल भी नहीं है और अभी फिनिश गुड्स भी नहीं बने, ये क्या होते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक या स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। नेक्स्ट टर्म इज रिसीट्स। नाउ रिसीट्स होती क्या है? इट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। आपने या तो कोई पैसा रिसीव कर लिया है या रिसीव करोगे,
करोगे कैसे? कोई चीज अगर आपने क्रेडिट पे सेल की थी, मतलब उधारी पे सेल की थी, तभी आप उसे रिसीव करने वाले हो। रिसीव कर लिए का मतलब क्या हुआ? आपने कैश सेल की थी या आपने कोई भी चीज कैश में दी थी इन द बिजनेस। सो रिसीट्स आर ऑफ टू काइंड्स। तो रिसीट्स है क्या भैया? पैसा रिसीव, मतलब रिसीट का मतलब क्या हुआ? रिसीव करनी, पैसा रिसीव करना। नाउ रिसीट्स आर ऑफ टू काइंड्स, revenue receipts and capital receipts. Now what are revenue receipts? Revenue receipts are those receipts which are received or receivable, या तो रिसीव कर ली है या रिसीव करोगे इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या हुआ? जिस चीज का आपका बिजनेस है, सपोज टू बी मेरी स्टेशनरी की शॉप है और मैं मार्कर बेचता हूं, तो इस मार्कर को बेचने से जो मुझे पैसा मिलेगा वो क्या होगा? मेरा रिवेन्यू रिसीट होगा। एग्जाम्पल क्या हुआ? सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। सिंपल सी चीज है भैया, जिस चीज का आपका बिजनेस है, जिस चीज का आप काम कर रहे हो, वो सामान जब आप बेचोगे वहां से जो आपको पैसा मिलेगा वो होगा रिवेन्यू रिसीट्स। तो लेट्स सी व्हाट इज कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स आर दोज रिसीट्स व्हिच आर नॉट अ रेवेन्यू इन नेचर, मतलब आपका जिस चीज का बिजनेस है आप वो सामान नहीं बेच रहे हो, नॉट रेवेन्यू इन नेचर। एग्जाम्पल सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ बिल्डिंग। आपने मशीनरी परचेज की थी कोई सामान को कन्वर्ट करने के लिए, मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में बनाने के लिए, पर आपको कुछ पैसा मिल जाता है मशीनरी को बेचकर, तो वो क्या होगी? कैपिटल रिसीट होगी। अब ये ना बोलना कि ये मशीनरी क्यों बेचेंगे, मशीनरी खराब हो जाएगी, मशीनरी पुरानी हो जाएगी, तो आप ओल्ड मशीनरी को बेच सकते हो। तो ओल्ड मशीनरी को बेचने से जो पैसा आएगा वो क्या होगा? कैपिटल रिसीट होगा। द नेक्स्ट टर्म इज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है? इट रेफर्स टू द अमाउंट स्पेंट। कोई पैसा आपकी जेब से गया। और लायबिलिटी इंकर्ड। लायबिलिटी क्या मतलब? योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे हैज बीन अराइज ऑन एक्वायरिंग एसेट्स। एक्वायरिंग का मतलब क्या हुआ? परचेज ऑन एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। मतलब आपने एसेट्स परचेज किए, आपने कोई गुड्स परचेज किए, कोई सर्विसेज आपने कंज्यूम की, कोई भी खर्चा इन चीजों के ऊपर आना वो होता है एक्सपेंडिचर। नाउ एक्सपेंडिचर इज ऑफ थ्री काइंड्स। एक्सपेंडिचर इज ऑफ थ्री काइंड्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इससे पिछली जो हमने टर्म की थी वो थी रिसीट। रिसीट का मतलब क्या होता था? कहीं से भी पैसा आना बिजनेस के अंदर, वो है रिसीट। मतलब पैसा आने से मतलब है पैसा आएगा या फिर आने वाला है, मतलब रिसीव्ड है या फिर रिसीवेबल है। तो एक्सपेंडिचर क्या है? कोई भी ऐसा खर्चा या अमाउंट स्पेंड जो आपकी पॉकेट से पैसा जा रहा है, आपके बिजनेस से पैसा जा रहा है, किस चीज के लिए? आपने एसेट परचेज किए, आपने कोई गुड्स परचेज किया, आपने कोई सर्विसेज कंज्यूम की। नेक्स्ट आते हैं इसके काइंड के ऊपर। काइंड क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। वहां पे क्या थी? कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट क्या थी? कोई भी पैसा आपको रिसीव हो रहा है एसेट्स को बेचकर, अपने एसेट्स को बेचकर जो पैसा आपको रिसीव हुआ वो होती है कैपिटल रिसीट। तो सेम इन द केस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर refers to which is incurred to acquire assets, assets को परचेज करने के लिए, और improving existing assets, मतलब एसेट को जो जब आप एसेट्स की पेमेंट करोगे, आपने एसेट परचेज किए, सपोज टू बी मेरी स्टेशनरी की शॉप है और मैंने एयर कंडीशनर परचेज कर लिया, एसी परचेज वो क्या हुआ मेरे लिए? एसेट हुआ। मोबाइल परचेज किया वो क्या हुआ मेरे लिए? एसेट हुआ। तो जब भी मैं एसेट को परचेज करने के लिए पेमेंट करूंगा तो वो क्या होगी मेरे लिए? कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। या फिर उसकी इंप्रूवमेंट के लिए, अब मशीन अगर ऑब्सोलीट हो गई है उसको मैं इंप्रूव भी तो करवा सकता हूँ, उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस करवाकर वो इंप्रूव हो जाएगी, वो यूज करने लायक हो जाएगी। सो इट इंक्रीजेज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या होता है? जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी है, जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है, वो इंक्रीज हो जाती है। एग्जाम्पल परचेज ऑफ एसेट या रिपेयर ऑफ एसेट। कोई एसेट परचेज किया, कोई नई टेक्नोलॉजी वाला एसेट आपने परचेज कर लिया, कोई न्यू टेक्नोलॉजी वाली मशीनरी परचेज कर लिया आपने, उससे क्या होगा? आपकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? पहले हम देखते हैं रेवेन्यू रिसीट्स क्या थी। रेवेन्यू रिसीट्स क्या थी? कोई भी ऐसा पैसा रिसीव होना या फिर रिसीव होने वाला है, मतलब रिसीव्ड और रिसीवेबल। कहां से? फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज।
मतलब जिस चीज का आपका बिजनेस है वहां से आपको कोई पैसा रिसीव हुआ, वो क्या होगा, रेवेन्यू रिसीव्स होंगी। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा, उस सेल को जनरेट करने के लिए जो आपने खर्चा किया वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेट्स सी व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू जनरेट सेल, मतलब सेल को जनरेट करने के लिए आपने जो खर्चा किया वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। द बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंडिचर इज कंज्यूम्ड विद इन अकाउंटिंग पीरियड, मतलब जिस टर्म में, जिस समय आपने उसकी पेमेंट की है, मतलब जिस टाइम में आपने उसकी सैलरीज को पे आउट किया है, आप उसका जो एक्सपेंडिचर जो कंज्यूम किया है आपने, वो एक ही उसी अकाउंटिंग पीरियड में खत्म हो जाएगा। मतलब वो मोर देन उसका जो टेन्योर है वो इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये क्या है तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थी। इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन नेचर, है तो भैया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही, बट रिटर्न ऑफ इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नेचर क्या था कि ये एक ही अकाउंटिंग पीरियड में खत्म हो रहे थे। पर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा, ये मोर देन 1 ईयर में आप इसे राइट ऑफ करते हो, बिकॉज द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सपेंडिचर एक्रू इन मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। इसका जो बेनिफिट है ना वो भी एक साल से ज्यादा में एक्रू होता है। अब कुछ याद है, ऐसा कुछ हमने किया था, फिक्सटिशियस एसेट्स, वहां पे बोला था ये एसेट तो नहीं है ये खर्चा, तो वो क्या थी, वो ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही थे। वहां पे एग्जांपल दिया था, सलमान खान को आपने बुला लिया एडवर्टीजमेंट करने के लिए, 5 करोड़ सलमान खान ले गया, तो सलमान खान की जो पेमेंट है वो अगर हम एक ही ईयर में राइट ऑफ करेंगे, एक ही ईयर में अगर मैं उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर देता हूं, तो होगा क्या, मेरा जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो डाउन चली जाएगी, बिकॉज अमाउंट ज्यादा है। सेकेंड रीजन क्या था, उसका जो बेनिफिट है, सलमान खान को यूज करने का बेनिफिट मैं कुछ सालों तक उठाऊंगा, तो मैं उसे एक ही साल के अंदर राइट ऑफ क्यों करूं, मैं उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों मानूं, तो मैं उसे बोलता हूं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों, बिकॉज उस एडवर्टीजमेंट का जो बेनिफिट है वो मैं मल्टीपल ईयर्स में कंज्यूम करूंगे। होप्स हो कि आपको हमारी वीडियोस है पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, और शेयर जरूर करो। जितने भी बच्चे हैं कॉमर्स के, आप अपने फ्रेंड्स को सेंड कर सकते हो, सारी वीडियोस शेयर करें। थैंक यू।